एग्जैक्टली जैसा कि मैम ने बताया सर कि दवाएं लंबी चल सकती हैं, महंगी भी होती हैं, साइड इफेक्ट्स भी इसके होते हैं। जो खासतौर पे मिर्गी के पेशेंट्स होते हैं, अगर उनकी मिर्गी की दवाएं चल रही हैं, उस दौरान अगर उनको कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे में क्या वो दवा ले सकते हैं, अन्य दवाएं जो अन्य समस्याओं के लिए हैं, या फिर नहीं ले सकते हैं? इसको लेकर के भी बहुत सारी धारणाएं हैं, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो जानना चाहेंगे कि ऐसे में उनको क्या करना चाहिए। जब मिर्गी की दवा चल रही होती है तो उसके साथ जैसे आम बुखार, खांसी, इन चीज़ों की दवा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जैसे किसी को हृदय रोग की दवा चल रही है, ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है, डायबिटीज़ की दवा चल रही है, तो अपने जो चिकित्सक हैं उनके नॉलेज में इसको रख दें कि ये दवा पहले से चल रही है, तो भी दिक्कत नहीं है। अब एक स्थिति आती है गर्भावस्था की। जब गर्भावस्था की स्थिति आती है महिलाओं में, तो उसमें दवाई का जो डोज है, दवाई का जो प्रकार है, उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो गर्भावस्था के दौरान नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट ये हरदम अपने मरीजों को बताते हैं कि जो कपल्स अपना प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं, उनको उस तरह की दवाइयाँ पहले से ही शुरू कर दी जाएं, जिससे उनकी गर्भावस्था में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि एक बार जब गर्भावस्था आ जाती है, फिर उस समय दवाई चेंज करना या बदलना बहुत रिस्की होता है, लेकिन कई बार उसको करना पड़ता है, क्योंकि वो दवाइयाँ बच्चे को, जो बच्चा बन रहा है, उसके लिए बहुत नुकसानदायक है। तीसरी बात यह है कि जो दवाइयों के साथ जो दवाई बढ़ाना या घटाना है, वो केवल और केवल एक चिकित्सक जो इस बीमारी के इलाज के लिए प्रशिक्षण लिया हो, उसी को करना चाहिए। क्योंकि कई बार मिर्गी का जो रोगी है वो गलत चक्करों में फंस जाता है, झाड़ फूक और ऐसे लोगों के चक्कर में जो दवाइयों को अपने आप से बदल देते हैं, कई लोग चूरन भस्म वगैरह खिला देते हैं, उससे मरीज को ही दिक्कत होती है। और जैसा हमारे विभागाध्यक्षा ने बताया कि ये मरीज बहुत गरीब, मतलब इस तरफ के जो मरीज आते हैं उसमें बड़ा गरीब तबका का इलाज यहाँ बीएचयू में संभव हो पाता है। उस गरीबी में और भी झटके आ जाना या और भी दवाइयों के डिस्टरबेंस होने से दिक्कतों का बढ़ जाना, एक जैसे गरीबी में और गरीबी आ जाना, ये दिक्कत बहुत हम लोग को कष्टकारी है। सही कहा सर आपने कि जो समस्या है उसको लेकर के समाज में बहुत सारी मिथ्या धारणाएं हैं, और उन धारणाओं में से एक सबसे बड़ी धारणा ये है कि ये इसे दैवी अभिशाप समझा जाता है और पिछले जन्म का कोई पाप समझा जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के जो मेडिकल साइंस है उसने बिल्कुल इसे क्लियर कर दिया है दोस्तों कि ये एक बीमारी है और इसका इलाज भी पूरी तरह से संभव है। डॉक्टर साहब, दवाओं का जिक्र चला तो एक सवाल और जहन में आ रहा है कि दवाएं रेगुलर लेनी बहुत जरूरी होती है इस केस में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आदतवश ही हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, जिसमें दवाओं को लेना भी भूल जाते हैं। तो ऐसे में अगर दवाएं एक दो दिन मिस हो गई या किसी एक टाइम मिस हो गई, तो आगे फिर कैसे कंटिन्यू किया जा सकता है इसको? सिंपल है। अगर दवाई मिस हो गई है तो सबसे पहले तो ईश्वर का आशीर्वाद है कि उसको झटके नहीं आए। लेकिन अगर ऐसे झटके अगर आ रहे हैं तो दवाइयों को उनके गार्जियंस को बताना जरूरी है कि आप दवाइयाँ कई जगह रख दें, जैसे पर्स में, बेडरूम में, स्कूल के बक्से में या अपने पर्स में भी रख लें, और बच्चे को टाइम पर दवाई खिलावें, या अगर बड़ा है तो टाइम पर दवाई उसको दें। ये जो भूलने की चीज़ है, दवाई भूल गए, इसमें कई बार दिक्कतें भी हो जाती हैं और इसको बचाना ही सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन अगर भूल ही गए तो पहले जो डोज जो मिस हुआ है, अगर एक ही डोज मिस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा डोज मिस हो गया तो हम ये कभी नहीं कहेंगे एक साथ पुराने दिनों के सारे डोज एक साथ खाओ, ये गलत है हुआ। अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए। ड्रग लेवल्स की स्टडी अगर हो सकती है तो चिकित्सक जरूर कराएंगे। और दवाई को छोड़ना ये मिस्टेक है, ये आदत हो सकती है, इसको सुधारना सबसे जरूरी है। कहते हैं कि जान है तो जहान है, इसलिए सबसे जरूरी है कि अपनी इस बेशकीमती जान की रक्षा की जाए। और डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि दवाएं किस तरीके से लें। ऐसे व्यक्तियों का जीवन, क्योंकि इनके साथ कभी भी अचानक से कभी इनको फीट्स आ सकते हैं रास्ते चलते, तो क्या एक सामान्य व्यक्ति की तरह ये अपने जीवन को जी सकते हैं? मसलन अपने काम पे जा सकते हैं, अकेले ड्राइव कर सकते हैं या नहीं?
अगर मिर्गी के रोगी हैं, दवा प्रॉपर रूप से ले रहे हैं, कोई उसमें भूल नहीं कर रहे हैं, समय से ले रहे हैं, तो बिल्कुल अपना सामान्य काम जैसे आम नागरिक करते हैं या फिर मिर्गी आने के पहले जैसे वो करते थे, बिल्कुल वो ऐसे काम कर सकते हैं। और कुछ बीमारियां जैसा कि हमने बताया था पहले भी कि आनुवंशिक होते हैं, जिसमें बुद्धि धीरे धीरे और उसकी जो शक्तियां होती है कम होती जाती हैं, उसमें झटके आते रहते हैं। तो इसीलिए उसमें भी देखा गया है कि जैसे वो मरीज थोड़ा सफ़र करते हैं, फ्यूचर में चल के और थोड़ा सा विकलांगता और बढ़ जाती है उनकी। नहीं तो 90-95% ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं आती। मरीजों को अपना दवाई नियमित रूप से लेते रहें, सेवन करते रहें और अपना दिनचर्या जो रूटीन काम है, पढ़ाई लिखाई से लेकर के सारी चीज़ आराम से कर सकते हैं। हाँ, अगर शुरुआत में अगर देखा जाए कि अगर अभी झटका आया है तो अभी दवा स्टार्ट हुई है, उस समय थोड़ी सी सावधानियां बरतनी चाहिए मरीजों को। जैसे कि जो भी रिस्क वाला काम है, जैसे कि अगर तालाब या गंगा जी या कहीं भी नहाना है जिसमें अगर उस टाइम झटका आता है तो उनके लिए रिस्क है। किचन में खाना अकेले ना बनावें। और साथ में ड्राइविंग, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो कि मरीजों के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक कि 6 महीने अच्छे से कंट्रोल ना हो तब तक इन कामों से बचना चाहिए इन लोगों को। बाकी ऐसे कोई भी समस्या नहीं है, चाहे वो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में हो, चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे किसी भी काम में हो, बिल्कुल आराम से सामान्यता कर सकते हैं जी। यानी कि जैसा आपने कहा कि दवाएं अगर समय पे ले रहे हैं तो अपने सामान्य दिनचर्या को हम जी सकते हैं, एक आम व्यक्ति की तरह अपने काम पे भी जा सकते हैं, पढ़ने भी जा सकते हैं और अकेले भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर दीपिका, अगर सावधानियों की बात करें, प्रिकॉशंस की बात करें, तो प्रिकॉशंस किस लेवल के और किस तरीके के होने चाहिए? खासतौर पर इसमें फैमिली मेंबर्स के क्या इसमें रोल होने चाहिए, जैसे पेशेंट को एक सुविधा मिल सके घर में? सबसे पहले तो दवा नियमित रूप से लेना बहुत ज़रूरी है। खासतौर से जो बच्चे आते हैं, जो पीडियाट्रिक एपिलेप्सीज होती हैं, तो उनमें कई बार कुछ ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं जो काफ़ी कैटास्ट्रोफिक होते हैं, मतलब उनकी प्रोग्नोसिस उतनी अच्छी नहीं होती है, मतलब उसमें बड़े झटके आते हैं और मतलब बच्चा एकदम धड़ाम से गिरता है। कई बार उसका जगह पे, माथे पर जगह जगह चोट लगी होती है, मतलब दवा लेने के बाद भी उसमें मतलब फिट्स आते हैं, बड़े फिट्स आते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मतलब मेन केयर तो उनके गार्जियन ही करेंगे, क्योंकि जो बच्चे जैसे 8 साल के, 10 साल के या 15 साल से कम के हैं, तो मतलब एक तो पेरेंट्स को बहुत सजग रहने की जरूरत है। और दूसरा खास तौर से जो जिनको बच्चों में फिट्स आ रहे हैं, जैसे बेड वगैरह थोड़ा रेलिंग वाले होने चाहिए कि कहीं अगर रात में बच्चे को फिट आया, बच्चा गिरे ना, तो नहीं तो फिर हेड इंजरी वगैरह हो सकती है। और तीसरा जो है साइड इफेक्ट्स की ओर पेरेंट्स ही बच्चों में ध्यान देंगे, क्योंकि बड़े लोग तो बता सकते हैं कि हमें चक्कर आ रहा है या डायरिया शुरू हो गया या रैश हो गया है, लेकिन बच्चों में तो पेरेंट्स ही ध्यान देंगे, जितने भी बच्चों वाली जो एपिलेप्सीज होती हैं। जैसे ये सब जो छोटे बच्चों में खास तौर से ड्राइविंग करना, स्विमिंग पूल में जाना, ये सब चीजें, और कभी भी स्कूल जाएं तो हमेशा उनके बैग में या उनके पॉकेट में उनका नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ड्रग्स मतलब हमेशा उनके पॉकेट में रहना चाहिए, कि बाय चांस कहीं कुछ रास्ते में इमरजेंसी हो गई तो एटलीस्ट कोई पासर बाय या कोई सड़क पे मान लो कभी अचानक से कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो कोई उनको सुरक्षित मतलब पहुंचा सके। हाँ, मतलब उनके डॉक्टर का नाम और वो सब रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो जानकारी थी मिर्गी की। डॉक्टर वीएन मिश्रा, डॉक्टर दीपिका जोशी और डॉक्टर आर्यन चौरसिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की और हमारे दोस्तों को इतनी अच्छी जानकारी दी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज जो मिर्गी के विषय में जानकारी आपको मिली है, ये जानकारी न सिर्फ आप तक सीमित रखेंगे बल्कि अपने आसपास भी इस जागरूकता को फैलाएंगे। तो इसी जानकारी के साथ दीजिए इजाजत अपनी दोस्त मीनाक्षी को। नमस्कार।
I would like to thank Dr. V.N. Mishra for organizing this program, because delivered by ma'am and also the other speakers who have come from Delhi. It is our real one of the greatest day here in BHU since I have joined. Our mother of most of the neurologists, Professor Gauri Devi, is here. She has been one of the distinguished neurologists in our country and in the world, and she has made notable contribution in motor neuron disease, especially when she described the monomeric variety, the monomeric hematrophy. That was one time when Professor Gauri Devi she presented that historic paper when motor neuron disease have very different spectrum in the whole world, and probably she was the one who talked about monomeric hematrophy, which is a localized or focal MNDs. She will also a very important role in as member of National Organization of DST, Department of Biotechnology, ICMR, and DRDO. Shridevi is a living legend for neurology, and we really honored by her presence here in our department. I will request our beloved director, Professor T. Mahapatra, to kindly honor Professor Gauri Devi with Angvastram and monument of Malvi ji. Arun, can you come forward? Dr. Siri Tripathi, can you come? Dr. Rajesh Kumar, can you come please upstairs? Sir. Please present. As you are aware that the Department of Neurology is, I think this is the second national symposium on epilepsy. The patients of neurological disorders, they are increasing day by day, and I think I request director sir, there is a brain stroke ward. Similarly, there is need of epilepsy ward because patients are increasing. I request our director to think about that. Thank you, sir. And this seminar hall is, I think, this is not enough to accommodate the other people. So this, the also needs extension. This hall, I have been coming almost every 15 days to 1 month because Dr. V.N. Mishra has been organizing events which no other department is doing. And the credit goes to the team of young colleagues of neurology department. I feel myself satisfied that I put the recruitment. It was my first agenda once I assumed the directorship to fill up this post, and this is the result, that academically, so far as patient care is concerned, research is concerned, this department is doing good. And epilepsy, the importance of epilepsy, we had a public awareness program, we all know, that was for the public, and this is for the professionals. And I welcome the idea floated by our medical superintendent. Certainly, we will like to have a look at it and try to solve the issue giving a ward for epilepsy. Definitely, both of us are the one agenda that the hospital should be patient friendly. Then there should be as many divisions, as many facilities which can be created. And now we would like to request Dr. R.N. Chaurasia for the vote of thanks. Dr. R.N. Chaurasia. I thank all of you to came here and give some knowledge to